तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण को आगे की ओर लेके चलेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था कल हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में पढ़ा था कि भाषा और लिपि क्या होती है। पिछली वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो आज हम आगे पढ़ेंगे हिंदी की वर्ण क्या होती है, वर्ण और वर्णमाला। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण होती है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। यानी जो कोई भी भाषा होती है उसकी जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या होती है? ध्वनि। यानी हमारे मुख से निकली हुई जो शब्द होते हैं, जो आवाज़ होती है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो जो आवाज़ होती है वही क्या होती है? इसी आवाज़ को, ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो वर्ण क्या होते हैं? मुख से जो निकली हुई ध्वनि होती है उसी को वर्ण कहते हैं। तो नेक्स्ट है वर्णमाला। वर्णमाला हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं। वर्णमाला क्या होता है? क ख ग घ अंग आ से लेके अ तक और क से लेके ज्ञ तक, यही वर्णमाला होती है। तो क्या कभी हम लोगों ने इस पर थोड़ा सा विचार किया है कि आखिर क ख ग घ अंग ही क्यों होता है और नीचे की चीज़ें जो क्रम से दी गई ये क्रम कैसे बना हुआ है? इस पे जो हमारे पूर्वज जो हिंदी के शोध करने वाले जो है थे तो उन्होंने कैसे इसको व्यवस्थित किया है। तो हम आज उस चीज़ को थोड़ा सा गहनतापूर्वक उसका अध्ययन करेंगे। वर्णमाला देखिए क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं माना कि हम क्लास ना लें। तो चलिए देखते हैं आगे। मानक हिंदी वर्णमाला क्या होती है? मानक हिंदी वर्णमाला यानी जो माना गया है हिंदी की वर्णमाला में क्या क्या चीज़ें होती है उसी को मानक हिंदी वर्णमाला कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि दो भागों में बांटा गया है, एक तो उच्चारण के आधार पर और एक लेखन के आधार पर। तो जो उच्चारण के आधार पर बांटा गया है वो होता है 45 वर्ड्स, यानी 45 वर्ण होते हैं जो हम लोग बोलते हैं। यानी उच्चारण के तौर पे, उच्चारण के आधार पर 45 हैं। इस 45 में क्या क्या है? 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन है। टोटल मिला के 45 वर्ड्स हैं। किसमें? हमारे उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में जो वर्ण हैं वो कितने हैं? 45 हैं। लेकिन लेखन के आधार पर, अगर लिखने के आधार पर देखा जाए तो लिखने के आधार पर हमारे जो वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं। 52 होते हैं जिसमें 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन होते हैं? 52 वर्ण होते हैं लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। तो जो लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं उसमें 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो देखिए हम आपको आज क ख ग घ से लेके अंग तक में जो भी वर्ण हैं इनको हम दिखते हैं थोड़ा सा कि कैसे ये क्रम में बना हुआ है, किसको क्या कहते हैं। देखिए क से लेकर के म तक को हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक को हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी 5 × 25 वर्ण होते हैं जो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इसका अगर हम फार्मूला देखेंगे, संस्कृत में इसका एक श्लोक बना हुआ है, एक सूत्र बना हुआ है जिसे कहते हैं का देव मा वसाना स्पर्शाः। का देव मा वसाना स्पर्शा, यानी क आदि हो और म कहाँ हो? अवसान में हो। क आदि में से प्रारंभ होता है, का प्रारंभ में हो और म कहाँ हो? अवसान में हो यानी अंत में हो। तो क से लेकर के म तक का देव मा वसाना स्पर्शाः। तो क से लेकर के म तक के सारे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श कहलाते हैं। इसमें देखिए ये जो अंगाड़ा नामा ये जो सब वर्ण होते हैं
ये कहलाते हैं नासिक्य। ये कहलाते हैं नासिक ध्वनियाँ हैं, यानी इन वर्णों को हम उच्चारण करने के लिए अपनी नासिका का प्रयोग करते हैं। अगर नाक का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम इस शब्द को बोल नहीं पाएंगे। अगर आप कोशिश कर सकते हैं, ना को उच्चारण कीजिए और नाक बंद कर लीजिए, तब देखिए आपके उच्चारण की ध्वनि कैसे परिवर्तित हो जाएगी। इसका मतलब है कि बिना नाक के सहायता से, जिसको उर्दू में नुनगुन्ना कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, नासिक्य कहते हैं, यानी जो नाक से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण हैं उसे नासिक्य वर्ण कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? अंगाड़ा न न म, यम गण नम, उसको संस्कृत में कहा गया है य म अंगाड़ा न म। ये सब क्या है? नासिक ध्वनियाँ हैं। अगर आप कोशिश करें माँ बोलिए, माँ आप नाक बंद करके बोलेंगे तो आपका उच्चारण उससे बदल जाएगा, ना नहीं बोल पाएंगे। उसके बाद आप अड़ा नहीं बोल पाएंगे, इसका आप बदल जाएगा आपका उच्चारण। और सब देखिए, इसको कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान का उच्चारण स्थान होता है कंठ, यानी क ख ग घ अंगा। ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। हमारे जो गले के नीचे कंठ होता है वहाँ से ये बोला जाता है। जब हम क बोलेंगे तो अपने गले के पास हाथ रखेंगे और देखेंगे यहाँ पर एक वाइब्रेशन होगा, जिसका मतलब इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। च का होता है तालु, इच्विसानाम तालु, तो च का वर्ग उच्चारण होगा तालु से, च छ ज झ इ। तो जब भी हम च बोलेंगे तो हमारे जो मुख में ऊपर तालु बना हुआ है, हमारी जिह्वा वहाँ जा कर के स्पर्श करती है। तो जीभ हमारा स्थान का निर्धारण करता है, हमारी जीभ कहाँ जा कर के उच्चारण कर रही है। तो जहाँ पर वो जा कर के उच्चारण करती है उस क्या होती है? उसका उच्चारण स्थान बन जाता है। तो च छ ज झ जब हम बोलेंगे, च बोलने की कोशिश करिए, लेकिन च बोलिए ना। देखिए आपकी जीभ कहाँ जा रही है, च बोलने की कोशिश करिए, लेकिन आवाज़ नहीं निकलना चाहिए मुंह से। जैसे ही आप पोजीशन बनाएंगे, आप देखेंगे कि आपके मुख में आपकी जिह्वा आपके ऊपर के तालु को स्पर्श कर रही है। तो जब तालु को स्पर्श करेंगे, यानी वे वर्ण जो उच्चारित करते समय जिह्वा हमारी जब तालु को स्पर्श करेगी तो वो क्या कहलाएगी? तालु व्यंजन। वो सब क्या हो जाएंगे? वो तालु व्यंजन कहलाएंगे। यानी च छ ज झ का स्थान, यहाँ का स्थान है तालु। ट ठ ड ढ मूर्धा, ट ठ ड ढ का स्थान है ऋटुरसानाम ऊर्धा। तो ट ठ ड ढ अड़ा न, ट ठ ड ढ अड़ा। इसका जब हम उच्चारण करेंगे, हम ट का उच्चारण करिए, ट बोलिए, लेकिन ट जो है आप बोलिए नहीं, सिर्फ आप पोजीशन बनाइए। तो आप देखेंगे कि आपकी जिह्वा मुड़ करके और एकदम ऊपर की ओर पीछे की तरफ स्पर्श कर रही है। आगे हमारा तालु है, दांत के बाद से ऊपर तालु हो जाता है, लेकिन दांत के थोड़ा सा पीछे, जब तालु के पीछे जाएंगे तो वहाँ मूर्धा मिलता है। तो वो मूर्धा क्या होती है? ट ठ ड ढ अड़ा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। उसके बाद त थ द ध न, ये है दंती, दंत, इसको कहते हैं दंत। यानी त थ द ध न को बोलिए, आप बोलते समय, बोलने से पहले आप उच्चारण न करिए, सिर्फ पोजीशन बना के देखिए। हमारा दांत, हमारी जीवा कहाँ जा रही है? हमारी जीवा दांतों को स्पर्श कर रही है। ता बोलेंगे, आपकी जीभ और दांत दोनों स्पर्श किए हुए, इसलिए त थ द ध न। ये कौन से उच्चरित स्थान पे आते हैं? ये दंती कहलाएंगे, दंत, इनका उच्चारण स्थान है दंत। प फ ब भ म, इसमें हमारे ओठों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए ओष्ठ कहलाता है प फ ब भ म। अगर जिस व्यक्ति का कभी कभी ओठ कटा होता है, तो अगर उससे आप प फ ब भ म का उच्चारण स्थान करवाएंगे
तो वो कभी भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये प फ ब भ म जो होते हैं, ये इनका उच्चारण स्थान ही ओठ होता है, और ओठ जब तक दोनों सटेंगे नहीं, ऐसे बंद नहीं होंगे, आप उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे। आप मुंह खोल करके प्रयास करके देखिए कि आप पा बोल पा रहे हैं, पा नहीं बोल पाएंगे आप कोशिश करके देखिए। आप जब तक दोनों ओठों को स्पर्श नहीं करें, आप बोलने का प्रयास कीजिए और पोजीशन बनाइए, बोलिए नहीं। देखिए पा, ऐसे जैसे आप पा बोलने के लिए शुरू करेंगे तो आपके दोनों ओठ पहले तो एकदम ब्लॉक हो जाएंगे, उसके बाद आप एक झटके से हवा छोड़ते हैं और पा का उच्चारण करते हैं। तो प फ ब भ म का उच्चारण करने के लिए हमें ओष्ठ की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ओष्ठ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ कहलाता है। इसके बाद देखिए य र ल व, ये 4 वर्ण हैं जो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण परीक्षा उपयोगी बहुत ही मुख्य प्रश्न है ये। यूपी टेट में बहुत बार ये संस्कृत में आया हुआ क्वेश्चन है कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, या फिर दे देगा कि अंतस्थ वर्ण नहीं है, दे देगा य र ल और स या ह दे दिया, तो उसमें पूछेगा कि कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं है। तो अगर आप जानते रहेंगे कि अंतस्थ वर्ण क्या क्या होते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। अंतस्थ वर्ण होते हैं य र ल व, य र ल व अंतस्थ वर्ण होते हैं। ऊष्म, ऊष्म मीन्स उष्मा होती है, उष्मा मीन्स गर्मी होती है। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमारे मुख से उष्मा निकलती हो, यानी भाप गर्मी निकलती हो, तो उस वर्ण को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो जैसे अगर हम स बोलेंगे स, और हाथ अपने उसको मुंह के पास लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके मुख से भाप निकल रहा है, कुछ गर्म गर्म हवा निकलने। तो ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करने में मुख से उष्मा निकले उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, वो कौन कौन से हैं? स, श, स, ह, ये 4 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब होता है कि मिला हुआ। तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि संयुक्त वर्ण व्यंजन कौन कौन से वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, छ बनता है क और मूर्धनी स से। तो हम इस चीज़ को आगे अगली वीडियोज़ में डिफाइन करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए और स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।